दोस्तों, लाल सागर में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले जारी हैं और यमन में उनके ठिकानों पर अमेरिकी हमले भी हो रहे हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमले करने वाले हूती विद्रोहियों के यमन में मौजूद ठिकानों को अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर से निशाना बनाया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का कहना है कि हूती विद्रोहियों के 8 ठिकानों पर हमले किए गए। ताज़ा हमले के बाद हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो इसका जवाब देंगे। लेकिन इस बीच बीबीसी ने अपनी जांच में पाया कि यमन के कुछ राजनेताओं की हत्याओं के लिए यूएई ने अमेरिका से भाड़े के लड़ाकू की मदद ली थी। क्या यमन के गृह युद्ध में पश्चिमी देशों की भी भूमिका? क्या यमन में राजनीतिक दुश्मनों की हत्या के लिए यूएई के हुक्मरान यमन के राजनेताओं के मरवाने का काम कर रहे थे? क्या यमन में हो रही रहस्यमयी मौतों के पीछे यूएई का हाथ है? कैसे और किसने किया ये बड़ा खुलासा, आइए जानते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है यूके एयरफोर्स लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। मंगलवार की सुबह यमन की राजधानी सना और अन्य हिस्से धमाकों से गूंज रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिन जगहों को निशाना बनाया गया था उनमें हथियारों का भंडार भी शामिल है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने सना के आसपास 2 सैन्य अड्डों और कई ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर इस तरह दूसरी बार सैन्य कार्यवाही की है। 12 दिन पहले अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए अकेले ही कई हमले किए थे। ताज़ा हमलों से पहले ही हूती विद्रोही कहते रहे हैं कि वो इजराइल से जंग में फिलिस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए लाल सागर में जहाज़ों पर हमले जारी रखेंगे। लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि सैन्य कार्रवाई से हूती विद्रोहियों की व्यापारिक जहाज़ों का रास्ता रोकने की क्षमता खत्म हो जाएगी। लाल सागर का रास्ता वैश्विक व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हूती विद्रोही जहाज़ों पर 30 से ज्यादा हमले कर चुके हैं। इससे जहाज को मंजिल पर पहुंचने में देर हो रही है और लागत बढ़ रही है। बता दें कि ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है और इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। और हमलों को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैबिनेट का कहना है कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ बातें ही नहीं, कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि हूती जो कर रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह गैर कानूनी है और यह जहाजों की आवाजाही की आजादी का उल्लंघन है, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। लाल सागर में यूके की रॉयल नेवी की कार्रवाई के अलावा हम कई और चीजें करने जा रहे हैं, जैसे कि प्रतिबंध और दूसरी चीजें, ताकि हूतियों पर दबाव बना सके। और हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाएंगे। लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि यमन के लोगों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा ही दी जा रही राहत की सामग्री की वजह से यमन में हर महीने 1 लाख से ज्यादा लोगों को खाना मिल रहा है। और ये राहत सामग्री इसी समुद्री रास्ते से पहुंचाई जाती है जिसे हूती बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले ने दुनिया का ध्यान यमन में मौजूद हथियार बंद की ओर खींचा है। मगर एक सच ये भी है कि यमन के गृह युद्ध में पश्चिमी देशों की भी भूमिका रही है। बीबीसी की रिपोर्ट में पता चला है कि संयुक्त अमीरात ने यमन में राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका के भाड़े के लड़ाकू की मदद ली है, जिन्हें मर्सनरी फाइटर भी कहा जाता है। और मर्सनरी ने बाद में यूएई के अफसरों को ट्रेनिंग भी दी, जिसके बाद यमन में कई हत्याएं हुई। बता दें कि साल 2015 में यूएई ने अमेरिका की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी स्पीयर ग्रुप की सेवाएं ली थी। इस ग्रुप को मिशन दिया गया यमन में लोगों की हत्याओं का। इसाक गेमेर अमेरिकी नेवी कमांडो रह चुके हैं। वो इस तरह के कई खुफिया मिशन का हिस्सा रहे हैं। इसाक गेमेर ने बताया कि मुझे ये बताने के लिए शायद 1 दिन का वक्त दिया गया था कि मैं इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता हूं या नहीं। इसके बाद हमने यूएई की सरकार के अधिकारियों से आर्मी बेस के ऑफिसर क्लब में मुलाकात की। विचार यह था कि यमन में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा पर दबाव बनाकर रखा जाए, ताकि यमन चरमपंथियों का डर न बन पाए। साल 2015 में यमन में कई मोर्चों पर लड़ाई जारी थी। हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और देश के दक्षिणी हिस्से पर अलकायदा की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। अमेरिका को डर था कि ये गतिविधियां यमन के बाहर तक बढ़ सकती हैं, इसलिए यूएई ने इस इलाके की सुरक्षा का जिम्मा लिया। जब इसाक गेमेर से पूछा गया कि आपका टारगेट कौन देता है, तो उन्होंने बताया कि टारगेट से जुड़ी जानकारी यूएई की सरकार मुहैया कराती थी और जानकारी इंटेलिजेंट पैकेज के द्वारा पहुंचाई जाती थी। और इस लिस्ट में अंसारी मायरो भी टारगेट थे। आपको बता दें कि अंसार मायरो यमन के एक बड़े राजनीतिक संगठन के नेता थे। उनका चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का कोई लिंक अब तक सामने नहीं आया है और वो संयुक्त राष्ट्र की शांति प्रक्रिया में भी भाग ले चुके हैं। जिस दिन इसाक की टीम मायरो को मारने गई, उस दिन वो रोजाना की तुलना में थोड़ा पहले ही ऑफिस से निकल चुके थे और इस वजह से वो जिंदा बच पाए। इसाक की पार्टी यानी अल इस्लाम की नीतियां मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित हैं। वो इस्लामी आंदोलन जिसे यूएई समिति कई देशों ने बैन कर रखा है, क्योंकि ये आंदोलन राज परिवार के लिए खतरा माना जाता है। लेकिन अमेरिका ने कभी भी मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठनों की सूची में नहीं डाला। मार्च 2016 में इसाक ने यमन छोड़ दिया, साथ ही स्पीयर ग्रुप के साथ काम करना भी छोड़ दिया, लेकिन वहां हत्याएं जारी थी।
उन्होंने कहा कि हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि यूएई साल 2020 तक स्पीयर ग्रुप को पैसे दे रहा था और सूत्रों ने बीबीसी को यह भी बताया कि यह ग्रुप और लोगों को भी इन हत्याओं की ट्रेनिंग दे रहा था। मानव अधिकार संगठन दक्षिणी यमन में इस तरह की हत्याओं की एक लिस्ट तैयार कर रहा है और साल 2015 से 2018 के बीच इनकी संख्या 102 थी। मर्सिनरी को लेकर अमेरिकी कानून की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यूएई की हत्याओं का अभियान चलाने के लिए स्पीयर ऑपरेशन ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं यमन में अभी भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यूएई ने एक बयान जारी करके कहा कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। वहीं बीबीसी ने स्पीयर ग्रुप के संस्थापक अब्राहम गुलाम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यमन में स्पीयर ग्रुप के कामों को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग और रक्षा विभाग से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। सीआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के किसी भी मिशन को सीआईए ने कभी मंजूरी नहीं दी। अब देखना यह होगा कि बीबीसी की इस रिपोर्ट के बाद यमन के हूती लड़ाके कौन सा एक्शन लेते हैं और क्या अब हम ये कह सकते हैं कि यूएई बनेगा अगला टारगेट। अगर इजराइल गाजा पर हमले करना बंद नहीं करेगा तो क्या यमन अटैक कर सकता है? क्योंकि देखिए, यमन की धरती पर अटैक करने के लिए यूएई और सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। यूएई और सऊदी अरब दोनों के अंदर यूएस बेसिस मौजूद हैं और ये बेसिस इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि सऊदी अरब की खुद की आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अमेरिकी फोर्सेस इन्हें सिक्योरिटी देने के लिए अपने बेसिस वहां पर बनाकर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर इनडायरेक्टली मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए सऊदी अरब और यूएई के अंदर अमेरिका घुस गया। अब होगा ये कि यमन के ऊपर अटैक करने के लिए यूएसए से कोई फाइटर जेट उड़ान भरकर यमन के ऊपर हमला करने के लिए तो आएगा नहीं। दरअसल होता यह है कि अमेरिका से ये जहाज उड़ते हैं, सऊदी अरब या यूएई में लैंड करते हैं, फिर वहां से तैयारी करके यमन के ऊपर आक्रमण करने के लिए आते हैं। और यमन के हूती विद्रोहियों का जलवा तो हम सब जानते ही हैं। सामने वाले को नेस्तनाबूद करने में वो बिल्कुल नहीं चूकते और यमन के हूती विद्रोहियों ने तो पहले ही चेतावनी दे दी है। अगर सऊदी अरब ने किसी भी देश की वायु सीमा को यानी कि उसकी स्पेस लिमिट को किसी ने इस्तेमाल किया यमन की धरती पर हमला करने के लिए, तो उस देश पर भी हमला कर सकते हैं। और हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि यमन के पास ऐसे खतरनाक मिसाइल्स और ड्रोनों का पूरा जखीरा भरा है जिससे वो बड़े आराम से सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं और बड़े आराम से सऊदी अरब में मौजूद यूएस बेस के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं और बड़े आराम से यूएई को टारगेट करके उन पर भी हमला कर सकते हैं और नुकसान बहुत जबरदस्त पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर यमन ने सऊदी और यूएई पर हमला शुरू कर दिया तो यहाँ एक नई वॉर छिड़ सकती है और हम कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग पॉकेट में जंग चल रही है, एक तरफ रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल हमास में जंग चल रही है, हिजबुल्लाह अलग इजराइल पर अटैक कर रहा है, हूतियों ने लाल सागर में हड़कंप मचा के रखा है। और ऐसी स्थिति में अगर यमन को मजबूरन हमला करना पड़ा तो यह जंग रीजनल जंग से बढ़कर ग्लोबल जंग में तब्दील हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर ऐसी कोई जंग छिड़ी तो उसका अंजाम क्या होगा ये हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। 3 महीने से छिड़ी हमास और इजराइल की जंग अब तक खत्म होने के कगार पर नहीं है। आपको बता दें कि इजरायली फौज का कहना है कि गाजा में पिछले साल सैन्य कार्रवाई की शुरुआत के बाद उसे अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। गाजा में उसके 24 सैनिक एक ही दिन में मारे गए हैं। उसमें से अधिकतर सैनिक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हुए हमले में मारे गए। दरअसल हमले की वजह से वो इमारत ध्वस्त हो गई जिसमें इजरायली सैनिक मौजूद थे। इजरायली राष्ट्रपति ने कहा कि यह बर्दाश्त से बाहर है, साथ ही ये भी कहा कि ये एक मुश्किल समय है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री युवा गैलेंट ने कहा कि उनके सैनिकों की मौत इजराइल को इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि इजराइल इस लड़ाई के लक्ष्य को हासिल करे और इजराइल को अपने 24 सैनिकों की मौत के रूप में बड़ा झटका ऐसे वक्त में लगा जब वो खान यूनिस के अंदरूनी इलाकों में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जमीनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ये जगह उन इलाकों के आसपास है जहां हजारों फिलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। शहर के मुख्य अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जरूरतमंदों का इलाज करने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। इस बीच गाजा में बदतर होते जा रहे मानवीय हालात जस के तस बने हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यूएई साजिश रच रहा था यमन के खिलाफ? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।